की शुरुआत होती है, जो कराची से हवाई जहाज से उड़ान भरती है और मुंबई तक आती है। इस जहाज को उड़ा रहे थे JRD टाटा, इन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से जाना जाता है। यह कराची से मुंबई डाक लेके चिट्ठी लेकर पहुंची थी। उसके बाद अंग्रेजों ने उस समय JRD टाटा के पास एविएशन फ्लाइट उड़ाने का पायलट का सर्टिफिकेट था, इसलिए इनको अनुमति दे दिया गया और इस तरह से न्यू पड़ी भारतीय एविएशन की। आजादी से पहले हमारे यहाँ वायु परिवहन प्रारंभ हो गए थे और देखते देखते टाटा अपनी बुलंदियां छूते गया और उस समय टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा देने वाले एयरलाइंस में हो गई थी। खुद JRD टाटा सफर किया करते थे और अगर कोई भी कमियां होती थी तो वो खुद उसको दूर करते थे। वो खुद एक पायलट थे और टाटा एयरलाइंस उस समय की सबसे बेहतरीन एयरलाइन हो गई। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ उस समय सरकार प्राइवेट चीजों को अपने हाथ में लेना चाहती थी, क्योंकि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बन के आई थी, तो नेहरू को जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को अंडरटेकिंग रख लेना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका नाम हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन 2 चरण में हुआ एयर इंडिया का। सबसे पहले 1947 जैसे देश आजाद हुआ 49%, उसके बाद 1953 में 100% एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट से। देखिए, जब किसी चीज को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता है, राष्ट्र का पैसा होता है, नेशन वेल्थ होता है उसके पास। जैसे हमारी कोचिंग है, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो पूरा पहले वैल्यूएशन निकालेगी, हाँ इस कोचिंग में इतना खर्चा है, इतने स्टाफ है, इतने तरह तरह के सामान, पैनल, कैमरा, ये सब लगे हैं, उसको एक्वायर कर लेगी, तो हमारी कोचिंग हो गई राष्ट्रीयकरण। तो गवर्नमेंट जब किसी प्राइवेट चीजों को उसका पैसा दे देती है कि लो भैया इतना तुम्हारा वैल्यूएशन हुआ और ये कंपनी हमें दे दो, तो वो चीजें हो जाती है राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया था, एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी के साथ टाटा एयरलाइन जो हो गई थी वो एयर इंडिया हो गई और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। अब जानते हैं गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद यहाँ पे अधिकारी लोग का बोलबाला हो जाता है और धीरे धीरे एयर इंडिया के बुरे दिन चालू हो गए। और एयर इंडिया देखते देखते 70 सालों में इतना बुरा हाल हो गया कि प्रतिदिन एयर इंडिया को 20 करोड़ का लॉस लगता था। प्रतिदिन 20 करोड़ का लॉस हो गया। इतना हालत खराब हो गया एयर इंडिया को कि इसको हैंगर में रखने का भी पैसा नहीं निकलता था। गाड़ियां जो एयरलाइन जहां रहती हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसे हैंगर कहते हैं, उसका चार्ज देना पड़ता है। बहुत डिफिकल्टीज में चली गई एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतना लॉस उठाने से बेहतर है इसकी बोली लगा के इसे हैंड ओवर कर दिया जाए। तो टाटा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था अपनी खोई हुई संपत्ति वापस लेने की। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने इसे एक्वायर कर लिया, इसके पूरे फ्लीट यानी पूरे बेड़ा को एक्वायर कर लिया। 70 साल के वनवास के बाद जो JRD टाटा से एयर इंडिया को लिया गया था, वापस रतन टाटा को एयर इंडिया पूरे फ्लीट के साथ उसे लौटा दिया गया। एक लंबा वनवास काटना पड़ा एयर इंडिया को वापस आने के लिए और यह गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन था। एयरलाइंस एक प्रीमियम सेक्टर होती है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो मिडिल क्लास या लोअर तबका है उसकी जरूरतों की चीजों को अपने हैंडओवर मिले। जो प्रीमियम कैटेगरी की चीजें हैं वो प्राइवेट ही उसे अच्छे से हैंडओवर कर पाते हैं, उसे अच्छे से डील कर पाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लेते हुए अपने सर से क्या जरूरत है बोझ लेने का, इतना घटा हो रहा है, और रतन टाटा को सौंप दिया गया। अब जैसे टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा के हाथों में आती है, अब इसको पुनः रिफॉर्म करने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसी क्रम में दुनिया के एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाता है 470 जहाजों का। हालांकि इससे पहले अमेरिकन एयरलाइन ने 450 जहाजों का ऑर्डर एक बार में दिया था 2011 में, लेकिन 2023 में 470 विमान का दिया गया। लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर की ये डील है। इस डील में 2 कंपनियों के पास ये डील जा रही है। पूरी दुनिया में 2 कंपनी सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाती है कमर्शियल सेक्टर में, एक बोइंग बनाती है, दूसरा एयरबस बनाती है। इन 470 विमानों में से 220 विमान बोइंग को ऑर्डर किए गए हैं और 250 विमान एयरबस को ऑर्डर किए गए हैं। यानी यह बाजी एयरबस के पलरे में भारी है थोड़ा सा। देखिए, बोइंग के जहाजों को जितना देखेंगे उसकी नंबर सीरीज 7 से स्टार्ट होगी, 737, 747, 777, 787। जब भी इस कोड का दिखेगा तो वो जहाज समझिएगा बोइंग का है। और एयरबस की जहाजें ए से शुरू होती हैं, 3 से स्टार्ट, A319, 20, 21, A350, A380 सबसे बड़ी जहाज है ये A380। ये अभी तक का मतलब कॉमर्शियल लेवल का जिसमें पैसेंजर को ले जाया जाता है। तो एयरबस की शुरुआत A390, 20, 21 ऐसे होती है, बोइंग की इस टाइप से होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं इन दोनों जहाजों में। अंतर देखने के लिए अगर देखेंगे तो ये ज्यादा एरोडायनामिक है, इसका थूथूर ज्यादा ऐसे निकला होता है, जबकि एयरबस का थोड़ा सा गोल टाइप का निकला होता है। और भी कई अंतर होते हैं। इसके जो इंजन होते हैं वो जमीन से काफी करीब होते हैं बोइंग के, जबकि एयरबस के इंजन जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। और भी इसका देखेंगे, इसका जो लास्ट का ये जो विंडो होता है वो इस शेप में होता है, जबकि एयरबस का एक सिम कार्ड के इसमें होता है। ये एक कॉस्मेटिक चेंजिंग है जिसे आप बाहर से देख के बता सकते हैं जहाज बोइंग का है कि एयरबस का। इंजन नीचे थूथूर निकला हुआ बोइंग का, गोल टाइप का है तो एयरबस का है। इन दोनों में सबसे फेमस जो है वो बोइंग में है 737। दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा गया तो 737। ये छोटे से रनवे पे उतर सकता है, 180 से 200 की कैपेसिटी होती है। और एयरबस में A320, ये भी छोटे रनवे पे भी उतर सकता है, छोटे बड़े किसी भी रनवे पे। और इसकी भी कैपेसिटी 180 से 200 पैसेंजर की बीच की होती है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है दुनिया में। अभी देखिएगा बोइंग की पहचान
चौकीला ऐसे चौक निकला रहता है, इसका थुथुर, इसका क्या रहता है, गोल। एक और चीज होता है, इसके जो नोज व्हील के पास कवर बड़ा नहीं रहता है, इसके नोज व्हील के पास ये बड़ा सा कवर होता है। तो कुछ चीजें हैं कॉस्मेटिक जिसमें आप देख सकते हैं। अभी इन्हीं दोनों को ऑर्डर किया गया है, बोइंग और एयरबस को। इनके मैन्युफैक्चरिंग में 10 से 12 साल का लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी टाटा ने ऑर्डर किया अगले दिन से बन के आ जाएगा। पापड़ नहीं छानना है, जहाज बनना है। इसके इंजन कहीं और बनते हैं, पार्ट पुर्जे कहीं और बनते हैं यहाँ पे, तो इसको काफी मेहनत होगा। रोल्स रॉय इंजन, मेनली रोल्स रॉय इंजन बनाती है। इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में रोल्स रॉय का एक दबदबा है। रोल्स रॉय कंपनी ब्रिटेन की है, वहां से इंजन होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरबस फ्रांस की कंपनी है, वहां पे एयरबस बनेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बोइंग यूएस की कंपनी है, वहां पे रोजगार मिलेगा। बोइंग में एक और चीज देखिएगा, बोइंग के कुछ जहाजों में ये हम्प निकला होता है, ये हल्का सा उठा रहता है। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि ये यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, लेकिन बोइंग से ऑर्डर ये हट के लॉकहीड मार्टिन के पास चला गया। तो बेसिकली इसे इसलिए उठाया गया था ताकि आगे से कार्गो लोड किया जा सके। बाद में इतना हैवी खर्चा हुआ था, तो बोइंग ने इसे कॉमर्शियल एयरलाइन बना के मिलिट्री की जगह पे आम पब्लिक के लिए सौंप दिया। तो ये पूरी ओवरऑल की ये डील है। अब एयर इंडिया जो है उसके पास पहले से विस्तारा एयरलाइंस थी, इन दोनों को मर्जर किया जा रहा है। ये मर्जर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। विस्तारा एयरलाइन टाटा और सिंगापुर का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें टाटा का 51% हिस्सेदारी था और सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी से ये विस्तारा चल रही थी। जो लोग विस्तारा में सफर किए होंगे उन्हें पता होगा ये काफी प्रीमियम सर्विस देती है। इसको ऐसा लगता है कि हाँ फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। फुल सर्विस एयरक्राफ्ट उसे कहा जाता है। हालांकि एयर इंडिया भी फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। मतलब इसमें बिजनेस क्लास भी रहेगा, वीआईपी सीट, इकोनॉमिक भी रहेगा, प्रीमियम इकोनॉमी भी रहेगा, मतलब हर तरह की सीटिंग रहेगी यहाँ पर। तो इसकी फैसिलिटीज काफी बेहतरीन थी। एयर इंडिया की भी बेहतरीन थी, सरकारी हाथ में गया था तो गड़बड़ा गया था। अब इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, दोनों का आपस में मर्जर कर दिया गया। मर्जर से ये हुआ कि ये छोटी एयरलाइन थी, इसका मर्जर बड़ी एयरलाइंस में हुआ। टाटा इसमें भी था, टाटा इसमें भी था। अब बात अटक जाती है सिंगापुर एयरलाइन की, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी इसमें थी। डायरेक्ट आप बिना पूछे मर्जर नहीं कर सकते। तो सिंगापुर एयरलाइन का कहना था कि भैया एक काम करो, हमसे 2000 करोड़ और ले लो। तो सिंगापुर एयरलाइन मर्जर के बाद इसमें 2000 करोड़ रुपए और डालेगा और एक बड़ी एयरलाइन यानी एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी 25% हो जाएगी और टाटा की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी। सिंगापुर एयरलाइन भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये मर्जर के बाद अब ये हाल हो जाएगा एयर इंडिया के पास। इससे कई फायदे होंगे। देखिए, दो अलग अलग एयरलाइन के कर्मचारी कभी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर सकते। तो होता क्या था कि मान के चलिए ये वाला है विस्तारा का और ये है एयर इंडिया का। अब इसमें जहाज आने वाली है 10 बजे और इसकी जहाज आने वाली है 9 बजे। तो 9 बजे इसका पूरा स्टाफ बिजी हो जाएगा और इसका वाला टुकु टुकु देखेगा मेरी जहाज तो 10 बजे आने वाली है। तो लगेज काउंटर पे कोई पूरा बिजी है, कोई फुल टू एकदम खाली बैठा है। तो अगर दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे, इससे कॉस्टिंग भी बचेगी, अलग सैलरी इनको ना देने की। एक ही से क्या हो जाएगा, दोनों के हेल्प हो जाएंगे, एक साथ काम हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सारे स्टाफ में देखेंगे बचे। बोर्डिंग काउंटर पे क्या है कि अगर विस्तारा की बोर्डिंग हो रही है, एयर इंडिया वाला चुपचाप देखेगा मुंह। तो ये इसका हेल्प नहीं कर सकता, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि सबके ड्रेस अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे यात्री सर्विस में। तो अभी मर्जर से क्या हो जाएगा, स्टाफ भी कम स्टाफ मिलकर, दोनों के स्टाफ मिलकर ज्यादा वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बसेज क्या होती है, सारे एयरलाइंस की अलग अलग बसेज होती हैं। तो अब विस्तारा की अलग, एयर इंडिया की अलग, मर्जर करने से दोनों को फायदा हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी। और भी क्या है, मेंटेनेंस मशीनरीज में ज्यादा कम खर्चा। जो पुश बैक एक ट्रक होता है, जहाज पीछे नहीं जाती है अपने इंजन के, हालांकि जा सकती है लेकिन इंजन पे बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसको ढकेल के पीछे करना होता है। तो अलग अलग एयरलाइन अपने लिए पुश बैक मशीन रखती है, अलग अलग पैसेंजर को चढ़ाने लोड करने के लिए, खाने पीने के सामान लोड करने के लिए, लगेज चढ़ाने लोड करने अनलोड करने के लिए। तो अलग जितनी